हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कंप्लीट करा था। तो अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं करा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके पहले कंप्लीट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के साथ में। ठीक है, तो हम लोग इतने रेशियोज़ को कवर कर चुके हैं और ये हमारा फाइनल पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग इनकम रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर मेजर 7 तरह के रेशियोज़ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक-एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। और आई होप आप समझते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है नेट सेल्स से। ठीक है, इससे पहले हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सब समझ चुके हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ में एक बेसिक फॉर्मेट डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोगों ने क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड पीएनएल पढ़ रखा है, एम आई राइट? ट्रेडिंग पीएनएल में हम क्या देखते थे सर? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स और फिर हमारा आता था ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ग्रॉस लॉस नहीं हुआ है। ठीक है सर, सेल्स को अब हम बोलने लगे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके सर, ऑल्सो हम लोग अब क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको हम मिला करके क्या बोल देते हैं? इन सबको हम मिला करके बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस करते तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ कैरी ओवर करते थे और नेट प्रॉफिट पाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमें कोई भी इनकम होती है तो उसको हम ऐड कर देते थे और कोई भी एक्सपेंस होता था तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो पीएनएल में एक्सपेंसेस आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो एक्सपेंस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं और एक वो एक्सपेंस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एक्टिविटी से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, क्योंकि अगर ये एक्सपेंसेस नहीं किए जाएंगे तो हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब जो हमारा डे टू डे बिजनेस फंक्शनिंग है, वो हमारा काम नहीं करेगा। सर, नॉन ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे कि किसी लोन पे या किसी अलग टाइप के बोरोइंग पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि आपको लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थेफ्ट है, तो वो आपके डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो उसके एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है। तो जो एक्सपेंस डायरेक्टली हमारे बिजनेस एक्टिविटी को रिलेट करता है उसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल, और जो नहीं रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेशनल। सिमिलरली जो हमको फायदा हुआ, गेन हुआ, वो गेन भी हम 2 तरह से जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है ऑपरेशनल गेन, जैसे कि मान लीजिए आपने सामान जो है खरीदने गए तो आपको डिस्काउंट मिला, तो वो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो तो मेरा ऑपरेशनल गेन है। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई पुरानी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करा है, ठीक है, उसको मैं वहाँ पे मुझे सेल करने पे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ, तो वो जो गेन है वो हमारा नॉन ऑपरेशनल गेन है, वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड गेन नहीं है। इसीलिए हम एक्सपेंस के 2 टुकड़े करते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंस और एक होता है हमारा नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस। इन सिमिलर मैनर जो हमारा इनकम होगा, या फिर मुझे यहाँ यहाँ पे गेन लिखना चाहिए, तो वो गेन भी 2 तरह का होगा। एक होगा हमारा ऑपरेशनल गेन, ठीक है, और एक होगा हमारा नॉन ऑपरेशनल गेन। तो इस चीज़ को ज़रा आप अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेशनल गेन और नॉन ऑपरेशनल गेन हम ऐड कर देते हैं और उसमें हम ऑपरेशनल एक्सपेंस और नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस को लेस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अल्टीमेट नेट प्रॉफिट मिलता है फर्म का। चलिए अब ज़रा आते हैं वापस से फर्स्ट फॉर्मूला पे। फर्स्ट फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 समझते हैं आप? जब भी किसी चीज़ में 100 का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आता है? परसेंटेज के टर्म्स में। यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? परसेंटेज के टर्म्स में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मेजरली जो रेशियोज होते हैं उनके आंसर परसेंटेज टर्म्स में आते हैं। अभी तक हमने रेशियोज देखे जिनका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था, जिनका आंसर प्योर फॉर्म में आ रहा था और जिनका आंसर टाइम्स में आ रहा था। अभी तक हमने परसेंटेज वाले रेयर ही देखे।
ठीक है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि हमको और अच्छे से ये समझ में आए। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे के रखा है जो कि 1/3 है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ठीक है, कह रहा है जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 1/3 है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, और उसने हमको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 1,40,000। मेरी बात सुनिएगा, मैं कह सकता हूं कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, 1/3 है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, है ना। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जब मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल आरएफओ की बात कर रहा हूं, मतलब नेट सेल्स की। तो मुझे क्या इन्होंने दे रखा है, कैश रेवेन्यू, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मुझे इसकी नीड है। तो मैं इसकी हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ। हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 1,40,000। तो 1,40,000, और ये जो 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो जब हम 1,40,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 4,20,000 की। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई भी इशू नहीं है। देखिए आगे क्या बोला है, कैश परचेज वॉज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। कैश परचेज 25% है क्रेडिट परचेज का, और कैश परचेज की वैल्यू दे रखी है 50,000। ठीक है, तो जरा देखिए, कैश परचेज 25% है क्रेडिट परचेज का, ये डेटा इन्होंने दे रखा है कि कैश परचेज 25% है क्रेडिट परचेज का, और इन्होंने हमें कैश परचेज की वैल्यू बता रखी है विच इज 50,000। तो यहाँ पुट करते हैं जरा, 50,000 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट परचेज। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रेडिट परचेज की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। अब जरा बात सुनिएगा, हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करेक्ट। हमको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो मिल गया है, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपके साथ में ट्रेडिंग और पीएनएल डिस्कस करा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हम सेल्स में से यानी आरएफओ में से क्या लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखें जरा क्या हमको सफिशिएंट डेटा दे रखा है क्वेश्चन ने। तो जी हाँ, क्वेश्चन ने हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और एक्सपेंस का डेटा और परचेज का भी डेटा दे रखा था इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है फॉर्मूला। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह मैं 30,000 लिख लेता हूँ। इसके अलावा परचेजेस में क्या दोनों परचेज आएंगी, उधार वाला सामान भी और क्या नगद वाला सामान भी। तो देखिए नगद सामान कितना खरीदा है, 50,000 का, और उधार मुझे पता है 2 लाख का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, आप 2 लाख रुपए का सामान जो है वो आप लेकर के आए हैं उधार पे, और 50,000 का सामान आपने कैश पे खरीदा, तो टोटल तो आपने 2.5 लाख का खरीदा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट 10,000, इट इज 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर ओपनिंग 30 है और उसे 10 ज्यादा करेंगे तब क्लोजिंग आएगा, तो क्लोजिंग कितना आएगा, 40,000। और इन्होंने एक्सपेंस दे रखा है हमको कैरेज 12,000। हम मान लेंगे जब कुछ नहीं दिया तो ये कैरेज कैसी है, ये इनवर्ड है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 12,000 का ये एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 30,000 प्लस 2,50,000 प्लस 12,000 माइनस 40,000 विच सम्स अप टू 2,52,000। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ आया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है,
ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने टोटल निकाला था 4,20,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 2,52,000। आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 1,68,000 का। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई। हमने पहले क्या करा, हमने पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करा। ठीक है, इसको फाइंड करने के बाद में हमने क्या करा, हमने क्रेडिट परचेजेस फाइंड करी और इसको फाइंड करने के बाद में हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करा ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल पाए। और फिर हमने फाइनली निकाला अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। हमको क्या निकालना है मेनली, वी हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए अब लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है, आप अब्रिविएशन यूज करेंगे, आप फुल फॉर्म लिखेंगे एग्जाम में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,68,000 का, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने आ रहे थे टोटल 4,20,000 के, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा आपका 40%। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 60,000, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, करेक्ट। अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री और हमको ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू कितनी रहेगी 60,000। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, जिसका मतलब क्या आ जाएगा 90,000। तो हमको एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही स्टार्टिंग पता चल गए। ठीक है, एक तो हमको दे ही रखा था और दूसरा हमने निकाल लिया है 90,000। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्होंने हमें और क्या बता रखा है, दे हैव टोल्ड अस कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और हमने देखा था कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, वेयर एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्या हमको ओपनिंग पता है, क्या हमको क्लोजिंग पता है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर रहा, ठीक है, मैं सीधा पुट करूंगा यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 60,000 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 2। 60 प्लस 90 इज 1,50,000 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 75,000 का बेटा हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाता है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि इसने हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स बता रखा है। तो जरा आप इस फॉर्मूले को यूज करें अब। ठीक है, इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट बाद में आया, तो पहले हमें एवरेज इन्वेंट्री की हेल्प लेनी पड़ी, तो मैं इसको हटा दे रहा। हमने एवरेज इन्वेंट्री की हेल्प ली, अब हम आ रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर। तो देखिए जरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमसे क्या कहता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसने 6 दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री हमारी 75,000 आ गई है और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पे आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4,50,000। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, कह रहा है सेलिंग प्राइस इज 33 होल 1/3% अबव कॉस्ट। अबव कॉस्ट मतलब कॉस्ट में कॉस्ट का 33 होल 1/3% ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जो हमारा कॉस्ट है उसमें हम क्या करें, 33 होल 1/3% ऑफ कॉस्ट ऐड कर दें। करेक्ट, कॉस्ट कितना है हमारा 4,50,000 प्लस 33 होल 1/3% को जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका आएगा 100/3%। ठीक है, 100/3%। और जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100/300, तो मैं इसको डायरेक्टली 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/3 ऑफ 4,50,000। 4,50,000 का 1/3 होता है 1,50,000, और जैसे ही आप 1,50,000 को ऐड करेंगे 450 में, तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6 लाख का। सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात हो रही है कि आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया है 6 लाख का। ठीक है, और क्या यहाँ पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिख रहा है कि अगर कॉस्ट 4,50,000 है तो प्रॉफिट कितने का है, 33 और 1/3%, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1,50,000। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 1,50,000 की, ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट, हमें और कोई डेटा दे नहीं रखा, इन्होंने हमसे क्या बोला है कि हमको बता देना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने कि ग्रॉस प्रॉफिट जिसका रेशियो निकाल रहे हैं वो अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ यहाँ नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 1,50,000 का। हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा था, 6 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो पे। तो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, समझते हैं पहले ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। जब ग्रॉस प्रॉफिट का आप रेशियो निकाल लेते तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100 कर रहा था। ऑपरेटिंग का रेशियो निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग वाला आइटम अपॉन आरएफओ इनटू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या, आप जरा इस पे आ जाइए फिर से मेरे साथ पैनल पे। आप ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं, हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको क्या ऐड करना है अब, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ में आपको क्या ऐड करना है, आपको ये आरएफओ नहीं चाहिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ लेना है, और इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं और आपको ऑपरेटिंग गेन लेने हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, कॉस्ट में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग गेन लेने हैं। अब देखिए करना क्या है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको एक्चुअल खर्चा निकालना है कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ऑपरेशन का खर्चा कितना आ रहा है, उस डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का एक्चुअल खर्चा कितना आ रहा है। तो उस खर्चे में ये पैसा खर्च हुआ प्लस ये वाला खर्चा हुआ प्लस ये वाला खर्चा हुआ प्लस ये वाला खर्चा हुआ, अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और माइनस ये वाला गेन, हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको पता चलेगा कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है, ये तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ था। ठीक, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकालने के लिए हम उसमें ऑपरेटिंग खर्चे और जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे,
ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और ऑपरेशनल जो गेन होंगे उसको हम लेस कर देंगे। या मैं सीधा कह सकता हूँ कि अगर आपको ये पहले से दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे जो खर्चा हुआ है, और जो ऑपरेटिंग की गेन हुआ होगा उसको हम या फिर ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो चलिए जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए पहले देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्या है, हमको सेल दे रखा है, और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का तो अभी में नीड नहीं है, ठीक। कैश वाला क्या होता है कि अगर आप कैश में इतना सेल्स हुआ प्लस क्रेडिट में इतना सेल्स हुआ, उससे हमें टोटल सेल्स मिलती है। तो सिर्फ कैश का हमें यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ने क्या दे रखा है, 20%। जब हमको कुछ नहीं बताएगा तो हम क्या मान लेंगे कि ये 20% किसका है, ये 20% ऑफ सेल्स है, ठीक है। जब भी आपको कुछ ना बताए तो आप क्या मानेंगे, 25%, 20% ऑफ सेल्स है। तो देखिए जरा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि आपने जो सेल करा है माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। हमको कॉस्ट नहीं पता है, तो अगर हम कॉस्ट को इधर ले आए और ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट निकालने के लिए हमें सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20%, तो 20% ऑफ 8 लाख, इसको सॉल्व कर लिया जाए और जो भी वैल्यू आए उसको हम लेस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। कॉस्ट किसका, सेल्स का, या फिर मैं कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेक्ट। तो देखिए जरा 8 लाख का 20% होता है 1,60,000, और जब आप 8 लाख से 1,60,000 लेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6,40,000, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 6,40,000 का तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। फिर अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अच्छा, मैंने अभी आपके साथ में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का डिस्कशन करा था, तो मुझे बताइए क्या ऑफिस के एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस क्या ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, द आंसर इज यस। क्या डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्या जो हम डे टू डे बिजनेस करते हैं उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, हाँ। लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, क्या प्लांट पे जो लॉस हुआ है वो एबनॉर्मल है, हाँ। डेप्रिसिएशन देखो नॉर्मल खर्चा है, ऑफिस के खर्चे और सेलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे हैं, लेकिन ये जो लॉस हुआ है ये एक तरह का एबनॉर्मल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बस इग्नोर कर देंगे, यानी हम अब ऑपरेशनल एक्सपेंस में किसको किसको मानेंगे, इसको और इसको। तो एक हमको ये ऑपरेशनल एक्सपेंस दे रखा है, एक हमको ये ऑपरेशनल एक्सपेंस दे रखा है। ये कैसा एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस है जिसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यू आती है, सर ऊपर न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था, उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और उसमें हम लोग ऑपरेटिंग गेन या फिर इनकम को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए कि आपको ऑपरेटिंग इनकम भी कोई दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, द आंसर इज नो, इन्होंने ऐसा में कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यही हमारा जो है ऊपर का न्यूमरेटर बन जाएगा, और इसके नीचे क्या आता है हमारा, इसके नीचे हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं मतलब हम लोग, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे में क्या मिलता है, वी गेट ऑपरेटिंग रेशियो, हमको ओ मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको पता है, हाँ। कितना है कॉस्ट ऑफ RFO, 6,40,000। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या आपको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पता है, हाँ। दो ही ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, 60,000 और 20,000 मिला के कितना हो गया, 80,000। क्या आपको कोई ऑपरेटिंग इनकम पता है या ऑपरेटिंग गेन पता है यहाँ पे, नहीं। हम लोग को ऑपरेटिंग गेन यहाँ पे कोई भी नहीं
पता है, तो अब ऐसे में हम क्या करें, हम ऑपरेटिंग इनकम को 0 मान लेते हैं, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्या हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है? हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारे टोटल 8 लाख। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा? 8 लाख। तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 6,40,000 प्लस 80,000, इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100। आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90%। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। इसका आंसर कितना आ रहा है? 90%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो नहीं पूछा है, इन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो ऑलरेडी हमको दे दिया है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब सुनिए जरा, ऑपरेटिंग रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने? 75% ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे मैं 75% लिख सकता हूँ, मतलब 75/100। ठीक है, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? आई होप इसमें आपको कोई भी इशू नहीं है। 75% को मैंने यहाँ पे लिख लिया है 75/100। इसके आगे इन्होंने मुझसे क्या बोला? इन्होंने फिर मुझसे कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 40,000 के, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 20,000, मतलब 20,000 का सामान जो है वो वापस लौट गया है। तो मुझे चाहिए नेट सेल्स, मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा? सर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएंगे 4,80,000। ये तो यहीं पे लेस कर सकता हूँ मैं, और जैसे मैं लेस करूंगा तो 4,80,000 का मुझे क्या मिलेगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कि नेट सामान इतने का बिका। अब सुनिएगा जरा, इन्होंने क्या हमको और कोई डेटा दे रखा है? नहीं, हमको बस इतना ही इन्होंने डेटा प्रोवाइड करा है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है। तो चलिए जरा इसको हम वैल्यूज को पुट करें, अगर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? 4,80,000। करेक्ट, हमें कितना मिला? 4,80,000 और यहाँ पे 75% था। ठीक है, अब जरा सुनिए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑपरेटिंग इनकम के बारे में क्वेश्चन ने कोई भी जिक्र नहीं करा है। ऑपरेटिंग इनकम के बारे में क्वेश्चन ने कोई भी जिक्र नहीं करा है, तो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कितने का? 40,000 का। तो मुझे कॉस्ट ऑफ आरएफओ फाइंड करना है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ में हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो 40,000 का है उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हम क्या करेंगे? 40,000 का जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम ऐड कर देंगे। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये 4,80,000 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए 75% के पास में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। So 3,60,000 is equals to cost of revenue from operation plus 40,000। और अब ये 40,000 लेस हो जाएगा 3,60,000 से, इससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,20,000। 3,20,000 क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। इसके बाद में चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। तो अब आ जाते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुनिए जरा, ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं अब ऑरेंज वाली जरा रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग वाला जो प्रॉफिट या इनकम हुआ है वो भी ऐड कर दूं, और ऑपरेशन में जो जो खर्च हुए उनको मैं लेस कर दूं, तो क्या मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा? द आंसर इज यस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग के खर्चे माइनस कर दो, घटा दो, और ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दो। ठीक है,
मैंने यही आपको यहाँ पे बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग के खर्चे माइनस कर दो और ऑपरेटिंग वाले गेन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नीचे क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो एज इट इज है, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, क्या दूसरी तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको मैंने नेट प्रॉफिट दे दिया, तो आप कैसे निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को? सर नेट प्रॉफिट दे दिया होगा तो नेट प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग गेन को लेस कर देंगे, तो भी हमको क्या मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला में क्या दे रखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप या तो इससे इसको ऐड कर दें और फिर ये वाला क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग गेन को ऐड कर दें और फिर इससे ये वाली फिगर कर दें सब्ट्रैक्ट, तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम चीज। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें 6 लाख, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख का, डिस्काउंट रिसीव, सेलिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमको दे रखा है सो एंड सो। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात हमको क्या पता लगाना है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो उसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए, है ना। हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल जो सेल्स वैल्यू है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, उससे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेस कर दें। तो हमें टोटल सेल्स की वैल्यू दे रखी है 6 लाख और कॉस्ट ऑफ आर को दे रखा है टोटल 4 लाख। तो हम 6 लाख से जैसे ही 4 लाख को लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको 2 लाख का मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम आगे इसके ऊपर जब हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 2 लाख का। फिर हमें क्या करना है, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जो ऑपरेटिंग इनकम होती है, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और जो हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंस होता है उससे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 60,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं बेटा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है या फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो वैसे एक्सपेंस नेचर का है तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। मैंने आपको बताया कि अब नॉर्मल जो चीज़ें हों, लॉस हो जाए किसी फिक्स्ड एसेट्स के सेल प्रोसीड्स पे, या कोई लॉस हो जाए फायर या थेफ्ट पे, या किसी भी तरह का आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसलिए जो भी इंटरेस्ट होगा डिबेंचर्स पे या ऐसे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं और यहाँ पे हम लोग अकाउंट नहीं करेंगे उसे। तो 2 लाख प्लस 50,000 माइनस 60,000, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 1,90,000। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 1,90,000 आ गया है। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें ऑलरेडी नोन दे रखा था 6 लाख का। तो बिना देरी करे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमसे कह रहा है 1,90,000 का आपका आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन 6 लाख का आपका आ रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे अपने पास में, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.67%। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी आंसर समझ में आया कि इसमें हम लोगों ने क्या करा है और कैसे 31.67% हमारा आंसर आया है। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। हमको ये दो डेटा दे रखे थे, हमने इसके हेल्प से पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसमें हमने ये वाली इनकम ऐड कर दी और ये वाली जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको हमने क्यों नहीं अकाउंट में लिया, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग था। तो इतना करते ही हमको क्या मिल गया, हमको हमारा मिल गया न्यूमरेटर। ठीक है, और इसके बाद में हमें डिनोमिनेटर में रखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था, दे रखा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का। नेट प्रॉफिट रेशियो को एक मिनट होल्ड करते हैं, पहले हम लोग ईपीएस और पीई पे आते हैं। ठीक है, देखिए
अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं टैक्स और प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को काटने के बाद। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बांटने के बाद जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, आप टोटल इनकम लिखते हैं, फिर आप अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम मतलब टोटल एक्सपेंसेस लिखते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन आता है, अमोर्टाइजेशन आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है, फाइनेंस कॉस्ट आता है। तो आप टोटल एक्सपेंसेस लिखते हैं। आप टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को लेस करते हैं तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। उससे आप क्या करते थे, टैक्स एक्सपेंस को लेस कर देते थे, तो आपको मिलता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब क्या करा जाता है, ये जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट मिलता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है वो वाला डिविडेंड लेस हो जाएगा। डिविडेंड कौन सा, प्रेफरेंस शेयर्स का। फिर जो हमारे पास में प्रॉफिट बचता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बनता है और उनको दिया जा सकता है। ठीक है, और फिर ये प्रॉफिट से हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि पर शेयर पे कितना हमको प्रॉफिट या डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर। आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बचने का अर्निंग पर शेयर दो तरह का होता है, एक डाइल्यूटेड भी होता है, ठीक है, और एक बेसिक वाला होता है। तो इतना अभी हमको डिटेल में नहीं जाना है, बस आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। तो अगर आप बात समझ पाए तो आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है वो एक करेक्ट रुपीज में हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, लग गया, ये भी समझ लेते हैं। अब मेरी बात समझिए प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उसमें से 50,000 का उसने क्या कर दिया है, पे कर दिया टैक्स, तो कितना पैसा बचा, 1,50,000। और 30,000 रुपीज का उसने क्या करा है, 30,000 का प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पे करना था, तो वो लेस कर देंगे, तो 1,20,000 का उसे के पास क्या पता चलेगा, उसको पता चलेगा नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, जो कि है हमारा 1,20,000। मान लीजिए कंपनी ने 6,000 शेयर इशू कर रखे थे, तो वो कैसे निकालेंगे कि पर शेयर पे कितना परसेंट डिविडेंड कमा रहा है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6,000। तो इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, तो हर शेयर पे 20 रुपीज कमाए जा रहे हैं। अब जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो ये कहता है कि आपको मार्केट में वो एक शेयर कितने का पड़ा। तो मान लीजिए मार्केट में वो एक शेयर आपको पड़ा 100 रुपीज का, और उस पर आप डिविडेंड कितना अर्न कर पा रहे हैं, 20 रुपीज का। तो इसको आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स, मतलब आपकी जो अर्निंग आपकी है, अर्निंग का 5 टाइम्स शेयर का प्राइस है। ठीक है, अर्निंग का 5 टाइम्स क्या है, आपके शेयर का प्राइस है। तो ये हमें बताता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, मार्केट में वैसे अलग अलग रेट चलता है, जनरली माना जाता है कि 20 से 21 टाइम्स जो अगर आपका है, यानी जो आपका अर्निंग पर शेयर आ रहा है, अगर आप उसमें 20 का मल्टीप्लाई करें और आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मिल जाए तो वो शेयर अच्छा माना जाता है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है शेयर को अच्छा या बुरा बोलने के लिए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन उनमें से एक ये क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अर्निंग पर शेयर पता है किसी शेयर की, ठीक है, मान लेते हैं मैंने बोला कि रिलायंस का जो शेयर है वो मान लीजिए कि 1,800 रुपए का है, और मैंने कहा जो रिलायंस का शेयर है उसको खरीदने के बाद मुझे एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होता है, मुझे मिलता है मान लीजिए 70 रुपीज का। तो 70 में 200 का आप सॉरी 20 का मल्टीप्लाई करिए, जिसका आंसर आता है 1400। क्या उसकी शेयर की फेस वैल्यू 1400 के आसपास है, नहीं, वो तो 1800 है, ज्यादा है ना। इसका मतलब शेयर की वैल्यू बहुत हाई हो रखी है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो अब हम लोग जरा इन दोनों रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला, हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको अर्निंग पर शेयर के लिए मैंने आपको बताया हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। ठीक है, आपको फुल में लिखना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1,44,000, और 50% क्या है हमारा टैक्स रेट। तो देखिए जरा इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन का तरीके पे जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको टैक्स को लेस करना पड़ेगा। तो टैक्स को लेस करते हैं, चलिए सबसे पहले लिखते हैं, हमें जो दे के रखा डेटा उन्होंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
कितना गिवन है 1,44,000। फिर हम क्या लेस करेंगे इससे, टैक्स। टैक्स हमें कितना दे रखा है इन्होंने 50%। तो 1,44,000 का 50% होता है बच्चों 72,000। आप जैसे इसको लेस करेंगे तो बचेगा 50% ही बचेगा, मतलब 72,000। अब इससे आप क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। कैसे बचेगा डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड का रेट कितना प्रिस्क्राइब है 12%। और कितनी फेस वैल्यू की आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं 1 लाख के, तो 1 लाख का 12% मतलब 12,000। तो 12,000 क्या निकल के आ गया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि ये क्या फिगर लिखी हुई है 72,000। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स काटने के बाद में ये फिगर लिखी है आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो मैं इसको पैट बोल सकता हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब आपने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी लेस कर दिया, तो जैसे आप ये 12,000 लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 60,000। ये 60,000 क्या है, ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। ठीक है, तो आपको ये मिल गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 60,000। तो हमें इस फिगर का काम है, और हमें किस चीज का काम है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। जो क्वेश्चन बता रखा है कंपनी पास में 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो चलिए जरा निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला ये कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है हमारा 60,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन ने कितने दे रखे थे 20,000। तो 60,000 अपॉन 20,000, इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो ₹3। ये क्या आएगा आपका अर्निंग पर शेयर। तो ये तो आपका पहला आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना था आपको, सर दूसरा हमको फाइंड करना था प्राइस अर्निंग रेशियो, हमको पीई रेशियो निकालना था। ठीक है, तो पीई रेशियो क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि जो भी आपका मार्केट प्राइस है शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर, उसे आप किससे डिवाइड कर देते हैं, जो आपका अर्निंग पर शेयर ऊपर वाले फॉर्मूले को सॉल्व करके निकल के आता है। तो अपने केस में अर्निंग पर शेयर कितना है ₹3, करेक्ट। और मार्केट प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का है 36। तो 36 डिवाइड बाय 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 12। और इसका आंसर हम किस में छोड़ते हैं, टाइम्स में। तो हम पी रेशियो में क्या बोलेंगे कि पी रेशियो कितना है 12 टाइम्स। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो को फाइंड करना है। तो देखिए जरा, हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 20,000 और टैक्स का रेट है 35%। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख। फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे आप टैक्स को, जो कि है 30% के रेट पे। ठीक है, तो जैसे आप 30% का टैक्स रेट इसका कंप्यूट करेंगे, सॉरी 30% नहीं है 35% का टैक्स रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 35% का टैक्स रेट लेस करना है। तो 20 लाख का 35% होता है 7 लाख। आप जैसे ही 7 लाख को लेस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 लैक्स। ये 13 लैक्स आपका क्या आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको क्या चेक करना है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड है। तो देखिए 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं और उनके ऊपर 10% का डिविडेंड रेट प्रिस्क्राइब्ड है। तो 10 लाख का 10% होता है बच्चों 1 लाख। तो आपको क्या करना है 13 लाख में 1 लाख आपको फिर से लेस कर देना है। और ये 1 लाख किसके नाम पर है, ये 1 लाख है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के नाम पे है। क्या एग्जाम में हम लोग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिख सकते हैं, मतलब पीएस डिविडेंड, नहीं। क्या हम लोग एग्जाम में पैट पीबीटी लिख सकते हैं, नहीं। रिकमेंडेड क्या है कि आप फुल फॉर्म लिखें। ठीक है, हाँ एक चीज आप कर सकते हैं, जहां मैंने फॉर्मूले में लिखा था, ठीक है मैं अभी आपको फिर से दिखा दूंगा, मैंने अर्निंग पर शेयर को ईपीएस बोला था और प्राइस अर्निंग रेशियो को पीई रेशियो बोला था। तो आप उसको ईपीएस और पीई लिख सकते हैं। ठीक है, जहां मेन फॉर्मूला से मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करा है वहां पे आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है मैंने। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपने लेस कर दिया तो आपको क्या मिला, आपको मिला नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितना आया? 13 लाख से 1 लाख को घटा के 12 लाख। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिए जरा, हमें और किस चीज की नीड है? 12 लाख आ गया, हमें अभी तो पहला वाला रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किसी डेटा की नीड नहीं बचेगी अब जो कंप्यूट करना पड़े। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मैं क्यों बार बार ये लिख करके बोल रहा हूँ? ताकि आपको सुन करके ही थोड़ा सा लर्न हो जाए। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ऊपर वाले की वैल्यू तो 12 लाख आ गई है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और देख लेते हैं, क्वेश्चन ने कितने इक्विटी शेयर बता रखे हैं हमको? 30,000 के। सो 12 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, तो 40 से 40 कट हो गए और 120 डिवाइड बाय 3 विच विल गिव यू 40 रुपीज। सो रुपीज 40 का आपका क्या आ रहा है? अर्निंग पर शेयर। अब आपको निकालना है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या कहता है? मार्केट वाला प्राइस डिवाइडेड बाय आपका अर्निंग पर शेयर कितना है, जो हमारे केस में 40 आ रहा है। मार्केट प्राइस इन्होंने क्या दे रखा है? मार्केट प्राइस इन्होंने दे रखा है 200। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 अपॉन 40। तो इससे कितना सॉल्व करने पे आएगा? 5 गुना है ये, तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया और ये भी समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट हमें क्या करने को कह रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमसे कहता है, इसको हम लोग यील्ड ऑन कैपिटल भी बोलते हैं और इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। समझ पा रहे हैं आप इसको? ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग निकाल रहे थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हम ये निकाल रहे थे। लेकिन अब अगर हम निकाल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? इसको यही वाला प्रॉफिट चाहिए जिससे ना ही टैक्स कटा हो और ना ही प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कटा हो। तो वो इसको क्या बोलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इंटरेस्ट भी नहीं कटा होना चाहिए। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, ये इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस को कट करके आया है। तो इसको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, इसको ये वाला प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। और नीचे इनको क्या रखना है? इसके नीचे इनको क्या रखना है देखते हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि सबसे ऊपर आपको रखना है नेट प्रॉफिट, जिसमें ना ही टैक्स लेस हो, ना ही प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस हो और इंटरेस्ट भी नहीं लेस होना चाहिए। नीचे रखना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं। शेयर होल्डर्स फंड में आप लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड कर दीजिए। लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आप नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट्स को लेस कर दीजिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को लेस कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एम आई करेक्ट? और ये माइनस साइन क्या करेगा? जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का सी ए प्लस का सी एल हो जाएगा। तो नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, ये है फॉर्मूला। अगर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखा है तो आप इसको पूरा एक्सपैंड करके ऐसे सॉल्व करिए। अगर आपको वर्किंग कैपिटल बता रखा है सो वेल एंड गुड, आप सीधा नॉन करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल को लेस करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए जरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कर रहा कह रहा है देखते हैं। कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख है। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख है। टैक्स का रेट 20% है। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड इन्होंने हमसे कुछ भी बताया नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1 लाख और करंट एसेट्स हमारी गिवन है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख की। और ये हमसे कह रहे हैं कि करंट लायबिलिटी है हमारी 2 लाख की। और इतने डेटा की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? हमको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला लिखने के बाद में फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्या होता है इसके अपॉन में, कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखिए जरा, हमको नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, हमको करंट एसेट दे रखी है और हमको करंट लायबिलिटी दे रखी है। करंट एसेट्स, और एक काम आप पहले तो ये कर लीजिए कि वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितने की गिवन है आपको, 4 लाख की, और करंट लायबिलिटी 2 लाख की। तो 4 लाख माइनस 2 लाख, तो आपको वर्किंग कैपिटल कितना मिल गया है, आपको वर्किंग कैपिटल मिल गया है 2 लाख का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स कितने की हैं आपकी, नॉन करंट एसेट्स हैं 6 लाख की। ठीक है, सो 6 लाख की नॉन करंट एसेट्स प्लस 2 लाख का वर्किंग कैपिटल, कितना हो जाएगा, 8 लाख। 8 लाख की आपकी आ रही है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने दे रखा है 1 लाख का। ठीक है, और टैक्स कितना काटा है, 20%। आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमको बताया है कि 20% का प्रॉफिट पे कर दिया है। मान लीजिए कि पूरा प्रॉफिट 100% था, उसमें से अगर 20% आपने प्रॉफिट पे कर दिया एज अ टैक्स, तो मुझे बता सकते हैं कितना पोर्शन आपके पास में रह गया होगा, 80%। और इसने कहा है टैक्स पे करने के पास में के बाद में हमारे पास कितना बच रहा है, 1 लाख रुपीज। तो अगर मुझे टोटल ओरिजिनल चाहिए, तो क्या मैं 1 लाख में 80% के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे मुझे कितना मिलेगा, 1,25,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये जो प्रॉफिट है ये कैसा है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कोई हमको इंटरेस्ट का डेटा तो नहीं दे रखा है कि कहीं पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करना हो। तो देखिए इन्होंने हमको हिडन फॉर्म में इंटरेस्ट का डेटा दे रखा है। इन्होंने बोला है कि 4 लाख का लोन ले रखा था 10% पे, तो 40,000 का इंटरेस्ट है। तो 1,25,000 हमारा क्या निकल के आया। आई होप आपको ये समझ में आया। तो मैं ये अब हटा सकता हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, तो 1,25,000 हमारा क्या निकल के आया है, 1,25,000 का हमारा निकल के आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25,000 से आपको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि 40,000 का। ठीक है, 40,000 कैसे आया आपका, तो 10% का इंटरेस्ट है 4 लाख के लोन के ऊपर। तो अब जैसे 40,000 रुपए इसमें क्या करेंगे आप, नहीं, इंटरेस्ट तो लेस हो चुका था ना, सॉरी, आपको वापस से ऐड बैक करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस हो गया था, तो आप वापस से ऐड बैक करेंगे। तो जब आप 40,000 रुपए ऐड बैक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1,65,000 का आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 1,65,000। अब इसके बाद में हम क्या करें, हम लोगों ने डेटा ऑलमोस्ट पूरा निकाल ही लिया है। हम लोग 8 लाख की हम लोगों ने कैपिटल इम्प्लॉयड भी निकाल ली है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमने फॉर्मूला ऊपर टॉप पे लिखा था आई गेस, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है हमारा, 1,65,000। कैपिटल इम्प्लॉयड कितनी आ रही थी, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते ही आपका कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी 1,80,000 नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, 8 लाख का हमें क्या दे रखा है इन्होंने, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने फाइंड करा है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा, आंसर आ रहा है 20.625%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इसमें कंप्यूट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, सॉरी। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमको कैलकुलेट करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है इसने 60,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 60,000। हमको क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस अब इन्हीं काम है। तो देखिए 2 लाख के लोन पे 12% के हिसाब से 24,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 24,000 का इंटरेस्ट हम वापस से एड बैक कर देंगे। तो जैसे ही आप 24,000 का इंटरेस्ट एड बैक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 84,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है,
तो आपको 84,000 का मिला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मेन हमारा काम क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने दो तरीके बताए थे, ठीक है। तो एक तरीका आपका क्या था, पहला तरीका आपका ये था कि आपको क्या करना है कि नॉन करंट एसेट्स के साथ में आपको करंट एसेट्स ऐड करके करंट लायबिलिटी को लेस कर देना है। तो नॉन करंट एसेट में क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स है, द आंसर इज यस। क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमारी नॉन करंट एसेट्स है, हाँ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमें नहीं लेनी है, ठीक है, मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अभी हमको नहीं लेनी है, हमको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेनी है। अब क्या करंट एसेट्स हमको दे रखी है, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, बिल्कुल हाँ। तो आप एक काम करिए, 1,10,000 के करंट एसेट से 85,000 का करंट लायबिलिटी लेस कर दीजिए। तो अब जैसे 1,10,000 से 85,000 को लेस करेंगे तो आपको 25,000 का क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स कितनी है आपकी, एक है आपकी 2,10,000 की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और 15,000 की आपकी है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,25,000, ठीक है। तो आप नॉन करंट एसेट्स में अपनी वर्किंग कैपिटल को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2,50,000 की आपको मिल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपको कंप्यूटेशन समझ में आया, ठीक है। ये जो कंप्यूटेशन हुआ था ये हुआ है एसेट साइड से, एक बार लाइबिलिटी साइड से भी कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड से कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमको शेयर होल्डर्स फंड चाहिए जो कि हमको गिवन है 50,000 का, हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए जो हमें गिवन है 25,000 का, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, जैसे 12% का लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है तो 2 लाख का हम ये ऐड करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी हमको 50 प्लस 25 प्लस 2 लाख माइनस, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 25,000 का नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट को हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जरा इसको देख लेते हैं कि सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या लिया है, हमने 50,000 और 25,000 को ऐड करा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 75,000। हमने 2 लाख का ये एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी ऐड करा है तो 2,75,000, और उसमें से 25,000 का क्या होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा। तो 275 माइनस 25 फिर से कैपिटल इम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 2,50,000। मैंने आपको पर्पल वाले निशानों की हेल्प से मैंने आपको कौन सी अप्रोच दिखाई है, ये लाइबिलिटी साइड की अप्रोच है, ठीक है। और जो मैंने रेड पेन से आपको सॉल्व करके दिखाया है वो क्या है, वो एसेट साइड की अप्रोच है। तो आप एसेट साइड की अप्रोच से भी कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल सकते हैं और लाइबिलिटी साइड की अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि डेटा सफिशिएंट हमको गिवन है कि नहीं गिवन है। यहाँ पे जैसे कि पूरा सफिशिएंट गिवन डेटा था तो दोनों से ही आंसर आ गया। अब तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, द फॉर्मूला सेज दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच इज टू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारा 84,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है 2,50,000 की, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 33.6%। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा रेशियो एनालिसिस का फोर्थ वाला पोर्शन जो है ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। और जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा, आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना है, जो कि क्या है कि हमारा जो कुछ रेशियोज का आंसर है वो हमारा टाइम्स में आएगा, जो कि प्राइस अर्निंग रेशियो है जैसे कि, ठीक है। और जिनमें जिनमें आगे मल्टीप्लाइड बाय 100 है उनका आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। एक रेशियो का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, वो है ये नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही सिंपल है, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेना है डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। और नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप लेस कर दें और अदर इनकम को ऐड करके टैक्स को लेस कर दें, ठीक। तो आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये बहुत ही सिंपल था इसलिए मैंने इसका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पिकअप नहीं करा है। तो इसी के साथ हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट होता है। कीप स्टडिंग एंड स्टे हेल्दी।